हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह कास्टिक सोडा और विरंजक चूड़ के बारे में। ये दो ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले आज हैं। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 के अंतर्गत आने वाला भाग है। इसके पहले हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल क्षार यम लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और सूचक क्या होते हैं, किसी अम्ल और क्षार की हम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ाया गया है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा कास्टिक सोडा और विरंजक चूड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा होता क्या है, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम बढ़िया से जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, निश्चित रूप से एकदम बढ़िया सेशन होने वाला है आज का। तो कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वह होता है NaOH। NaOH ला, अब तो सबको लग गया होगा, तेरे बप्पा ये तो हम पढ़े हैं। NaOH के बारे में कौन नहीं जानता भैया, कक्षा 10 में आया है वो NaOH के बारे में नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से NaOH के बारे में सब लोग जानते हैं। NaOH के बारे में अगर जानते हैं तो इसका फिर रासायनिक नाम क्या होता है, बता दो भाई, बता दो रासायनिक नाम क्या होता है। या आपको आ रहा है, हमें पता है, पर हम ऑनलाइन है तो आप कैसे बताएंगे, पता है हमको, आप लोग पता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम पूछेंगे क्या है, अम्ल है कि क्षार है, क्या है, आप बताएंगे। तो आप लोग तो इसके पहले वाली अगर जरा सा भी कोई भी वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का तो आसानी से बता दिएगा कि सर ये जो है एक प्रबल क्षार है। आपने बताया था कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। तो हम कहते हैं कि कास्टिक सोडा को हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो कास्टिक सोडा का बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड NaCl के जली विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें, NaCl के जली विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। NaCl के सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में लिक्विड सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दें, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हम उसको नोट कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के जली विलयन में, जली विलयन मतलब H2O साथ में रहेगा, जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा बनता है, NaOH प्राप्त होता है। NaOH प्राप्त होता है। अब रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे NaOH प्राप्त होता है। ये देखिए NaCl है, एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मीन्स होता है जली विलयन। ये जली विलयन है, किसका होगा, जल का जली विलयन होगा। किसका, जल का जली विलयन। NaCl एक्वस सोल्यूशन है, जली विलयन। किसका जली विलयन है, उसमें जल को मिलाकर उसका जली विलयन बनाया गया है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा भैया, यहाँ पर जानने वाली बात है, जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो H2O है
2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगने वाला है। जब यहाँ से क्लोरीन लगने वाला होगा तो बनेगा क्या, H2O का जब विभाजन होता है तो ये H+ और OH- बनता है। NaCl का जब धारा प्रवाहित करेंगे तो बन जाता है Na+ और Cl-। हमको पता है कि धनायन जो होता है वह ऋणायन से जुड़ जाएगा और दूसरे का धनायन अगले के ऋणायन से जुड़ जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन तो 2 है भैया, लेकिन क्लोरीन तो 1 का ही हो, तो हम तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हाइड्रोजन 2 है तो क्लोरीन भी 2 होना चाहिए। अगर क्लोरीन 2 हो जाएगा तो सोडियम 2 हो जाएगा, सोडियम 2 हो जाएगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये इससे अभिक्रिया करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनेगा क्या, देखिए यहाँ का जो OH निकलेगा और यहाँ के Na के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह NaOH प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, NaOH। यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर हमें 2 NaOH प्राप्त होगा। साथ में यहाँ पर 2 NaOH के साथ में ये Cl2 है, तो Cl2 जो हो जाएगा वह क्लोरीन गैस बन जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। प्लस यहाँ पर जब इसको हम देखें यहाँ पर तो H2O है, क्या है, H2O है, और H2 में यहाँ पर 2 H प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का यूज किया गया है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए, जिसमें से 2 का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। फिर से बात को समझने वाली है कि जब NaCl के जली विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको आयनों का अपघटन हो जाता है। अपघटन के पश्चात यहाँ का Na इस H2O के OH को लेकर NaOH बना लेगा। जैसे ही यहाँ पर NaOH बनेगा, शेष जो बचेगा यहाँ पर क्लोरीन निकलेगा, 2 क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पर वो Cl2 अणु का निर्माण करेगा जो कि गैस के रूप में मुक्त होगा। ये हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचा वो गैस के रूप में मुक्त हो गया। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसी का नाम होता है कास्टिक सोडा, इसी का नाम है कास्टिक सोडा, का नाम है कास्टिक सोडा। ये जो हमें मिला है इसी का नाम होता है कास्टिक सोडा। इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है जिसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कैसे क्लोर क्षार हो गया कि यहाँ पर जो क्लोरीन का यौगिक है, जो क्लोरीन की यौगिक है उससे हमें क्षार प्राप्त हो रहा है, उससे हम क्षार प्राप्त कर रहे हैं, NaOH प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, किसी विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो होता है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, और एक जो दूसरा होता है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर पूछेंगे सर ये एनोड कैथोड का मसला फंसा है जो इतना बता रहे हैं, तो बिल्कुल मसला फंसा है। जो Cl2 गैस होती है यहाँ पर एनोड पर मुक्त होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हाइड्रोजन गैस होती है, वो भैया कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये दोनों यहाँ पर गैसें हमें प्राप्त हो जाती हैं। जब भी हम किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। एक जो पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं, दूसरा निगेटिव होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इस क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन जो होगा वह हमें एनोड पर प्राप्त होगी और जो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब कहेंगे सर ये कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है? इस कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं?
इसका हम यहाँ पर इसको हम जानने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला जो कास्टिक सोडा का हम यहाँ पर हेडिंग बना रहे हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग। कास्टिक सोडा का उपयोग, तो कास्टिक सोडा का जो पहला उपयोग होता है वह होता है साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। कहाँ पर? साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक के निर्माण में। अब आप सोचेंगे साबुन और अपमार्जक के निर्माण में इसका प्रयोग कैसे होता है। साबुन जिसको हम जानते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक को शायद आप ना जानते होंगे, लेकिन कभी आप ये कपड़ा धोने वाला साबुन खरीद के लेकर आते होंगे या फिर सोडा खरीद के लेकर आते होंगे, तो उस पर लिखा रहता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट जो शब्द लिखा होता है उसी का हिंदी नाम अपमार्जक होता है। आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है डिटर्जेंट पाउडर, तो डिटर्जेंट साबुन, तो ये जब होते हैं इसको हम बोलते हैं अपमार्जक। कैसे ये बनते हैं, कैसे ये बनते हैं? जो साबुन बनता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो उच्च अणुभार का होता है, ये C17 होता है, S35 COOH होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH से करा देते हैं, यही NaOH कास्टिक सोडा से कराते हैं, तो यहाँ से H निकल जाता है और इसकी जगह पर लग जाता है Na, बन जाता है C17S35CONa। इस प्रकार के जो अणुभार वाले यौगिक होते हैं वही आगे चल के साबुन और अपमार्जक बनाते हैं। तो हमने देख लिया कि इसका जो प्रयोग है साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो दूसरा उपयोग होता है, इसका जो दूसरा उपयोग होता है वह हमारा है कृत्रिम वस्त्र रेशें, कृत्रिम वस्त्र रेशें, जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं, उनके रेशे बनाने में प्रयोग किया जाता है। कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में NaOH का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होता है बॉक्साइट अयस्कों के शुद्धिकरण में, बॉक्साइट किसका अयस्क है आप बताएंगे? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में, बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रंजकों, रंजकों मतलब कोई चीज रंगने के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं रंजक। किसी वस्तु को रंगने के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं रंजक। और विरंजकों, और विरंजकों, अब पूछेंगे सर रंजक तो समझ आया, विरंजक क्या है? तो विरंजक वे होते हैं कोई कलरफुल चीज है उसकी रंग को जिससे उड़ा देते हैं, जिस रसायन से उड़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं विरंजक। तो रंजक जो होता है उससे किसी कपड़े को रंगा जाता है, किसी वस्तु को रंगा जाएगा, जबकि जो विरंजक होते हैं उनसे किसी वस्तु के रंग को उड़ा दिया जाता है। तो विरंजक बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, रंजकों और विरंजकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कास्टिक सोडा के विषय में। कास्टिक सोडा हम कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं तो हमने पढ़ लिया। इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम जानना चाहते हैं कि हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में। ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या उपयोग होता है, इसके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप नोट्स बनाने में आसानी होगी, इसलिए पहले इस पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि इसके अच्छे से लिख सके। इसके बाद तब हम इसके आगे का टॉपिक विरंजक चूर्ण के बारे में बात करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। अक्सर ये जो पंचायती राज विभाग होता है, इसमें गाँव में जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं उस जगह पर छिड़काव करने के लिए, कीड़ों को नष्ट करने के लिए सरकार की तरफ से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर एक कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर एक कीटनाशक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर एक कीटनाशक है तो इस कीटनाशक को हम कैसे बनाएंगे, इस कीटनाशक को हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। पहले इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको हम समझते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वह होता है CaOCl2। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। कहीं कहीं पर भैया इसका जो सूत्र होता है CaO फिर CaOCl ब्रैकेट में करके फिर ऐसे Cl भी लिखा होता है। तो चाहे कहीं पर CaOCl2 डायरेक्ट लिखा रहे, चाहे वहाँ पर CaOCl फिर बाहर Cl लिखा रहे, दोनों जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बनाने की विधि, बनाते कैसे हैं इसको? बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। फिर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित अगर कर देते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे हम जानेंगे? कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर ऐसे हम बना दें, Ca 1 रहेगा, OH 2 रहेगा, तो CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, Cl2 गैस अगर प्रवाहित कर देंगे तो हमें वहाँ पर कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? OH ट्वाइस है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर बना लेते हैं H2O। अब कहेंगे जब H2O बन गया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलेगा? यहाँ पर कैल्शियम है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर बचा है CaO और यहाँ पर Cl2 है, CaOCl2, ये वाला हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया। इसके अंदर गुण क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज अर्थात इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला जो इसका विशेष गुण होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ज़्यादा पीला नहीं, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। चलिए, एक बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरी बात क्या होती है? यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है। ठीक है। तीसरा टॉपिक इसका क्या है? तीसरी बात यहाँ पर क्या है? इसका जली विलयन
इसका जली विलयन, इसका जली विलयन दूधिया होता है। इसका जली विलयन दूधिया होता है। इसका मतलब कि यह जल में अल्प विलेय है, पूरी तरीके से यह जल में विलेय नहीं होता है। आप अगर जल में डाल देंगे तो इसकी कुछ मात्रा जल में विलेय हो जाती है, पूरी मात्रा जल में विलेय नहीं होगी। इसका जली विलयन दूधिया होता है, इसका मतलब इसको अगर हम जल में डाल देते हैं तो विलयन जैसे दूध के रंग जैसा हो जाता है। चौथा जो इसके अंदर भौतिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ब्लीचिंग पाउडर से CaOCl2 से क्लोरीन गैस की गंध आती है। अगर इसको हम सूंघते हैं तो हमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। इस कारण से इसमें कीटनाशक क्षमता होती है, गंध आती है। तो ये हमारे पास इसके भौतिक गुण है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, जल में अल्प विलेय होता है, जल में पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता है, और इसका जली विलयन दूधिया होता है। CaOCl2 में क्लोरीन गैस की हमेशा गंध आती रहती है। ये इसका भौतिक गुण हो गया। ये सभी इसके क्या है, ये सभी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है। इसके सभी भौतिक गुण हैं। इसका रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम कहते हैं कि जल से अभिक्रिया। क्या, जल से अभिक्रिया। अगर इसकी हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा। पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है इसका, यह है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, अगर हम यहाँ पर जल से अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में जब हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित किया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला और यहाँ पर H2O मुक्त हुआ। अगर फिर से इसी ब्लीचिंग पाउडर को हम H2O दे दें तो यह फिर से रिएक्शन ये रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर हम जल से करा देंगे तो भाई लोग हमें वहाँ पर फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर रिएक्शन में उसको नोट करेंगे, बन जाएगा हम अभिक्रिया करा रहे हैं CaOCl2 की, किससे करा रहे हैं, जल से अभिक्रिया कराएंगे। जैसे ही जल से अभिक्रिया कराएंगे तो यही वाला रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन मिल जाएगा और साथ में वहाँ पर क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट करना है कि जल से अभिक्रिया के बाद, जल से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है, इसका जो नाम होता है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर है और यहाँ पर प्राप्त जो पदार्थ है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम क्या इसमें जानने वाले हैं, इसकी ऊपर बात करते हैं। अभिक्रिया हमारी होगी उष्मा का प्रभाव, हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, कितना हीट का प्रभाव होता है। अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो तीसरा हमारा जो है यहाँ पर है उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव क्या है। तो ध्यान दें कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर हमारा है CaOCl2। CaOCl2 को जब सीधे हम गर्म कर देते हैं, यहाँ पर ताप दे देते हैं, तो इसका चैप्टर 1 में एक अभिक्रिया पढ़ाए थे, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, तो इसका जो हो जाता है वह अपघटन हो जाता है, अर्थात एकल अभिकारक टूटकर दो अधिक उत्पाद का निर्माण देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये दूस का लिया जाता है तो बन जाता है CaCl2 प्लस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर अकेले था, चूंकि हमने 2 लिया है तो यहाँ पर ये O2 बन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछे कि 2 काहे लेते, तो CaCl2 तो बन रहा था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर अकेले निकलता। अधातुएं हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती हैं, वो हमेशा अणु के रूप में ही रहती हैं, तो इसको O की जगह पर O2 लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर इसलिए O2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का प्रयोग किया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर उष्मा के प्रभाव में कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये हमारा हो गया। तीसरा जो है ये हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अभिक्रिया करा दे तब क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम क्रिया करा दें CO2 से, या कोई तनु अम्ल हो गया जैसे H2SO4, कैसा होना चाहिए, तनु अम्ल से अभिक्रिया करा दे तो क्या हो जाएगा, अगर इससे अभिक्रिया करा दे तो क्या हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर हम तनु अम्ल से कराते हैं तो हमें वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे, आप जरा देखिए इक्वेशन को कि CaOCl2 है, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हम CO2 से करा रहे हैं, CO2 से करा रहे हैं, तो यहाँ पर CaOCl2 ये जो ऑक्सीजन होता है जब CO2 के साथ लग जाएगा तो CO3 बन जाएगा। CO3 एक मूलक होता है, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, 2 संयोजकता होती, जब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा तो बन जाएगा CO3, और CO3 एक मूलक है जिसके ऊपर डबल माइनस चार्ज होता है, तो ये इसके साथ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आ जाए Ca 1 रहेगा, CO3 भी 1 ही रहेगा, तो हमारे पास मिल जाएगा CaCO3 और प्लस यहाँ से क्या बचा, क्लोरीन गैस बना, तो यहाँ पर Cl2 गैस मुक्त हो जाएगी, मीन्स हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये वाली जो है हमारे पास क्लोरीन गैस है, ये हमारे पास क्लोरीन गैस है। तो इस तरीके से ये सभी ब्लीचिंग पाउडर हो गए। अगर हम कहें कि यही अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा दे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने CaOCl2 की अभिक्रिया हमने करा दिया H2SO4 के साथ, अगर CaOCl2 की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा देंगे तो ध्यान देखिए Ca जो हो जाएगा वो सीधे SO4 के साथ लगेगा, Ca की संयोजकता 2 होती है, SO4 की भी संयोजकता 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, मीन्स कैल्शियम भी 1 रहेगा, CuSO4 भी 1 रहेगा, तो कैल्शियम CaSO4 बना। यहाँ पर ये O होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन होगा, H2 और यहाँ से O बन गया हमारे पास H2O प्लस यहाँ पर Cl2 जो होता है ये अलग हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया Cl2। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पर भी क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, यहाँ पर भी क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर जल भी मुक्त हो रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में जो CO2 के साथ हुआ था उसमें जल मुक्त नहीं होता था। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे बताते हैं कि इसके आगे के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम इसका अगला जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर विरंजक क्रिया पाई जाती है। ये वस्तुओं के रंग को उड़ा देता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर किसी रंगीन वस्तु के ऊपर पड़ जाती है तो उसके रंग को उड़ा देती है। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें रंग को उड़ा देती हैं।
जैसे ये CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, यह H2SO4 से अगर अभिक्रिया करता है तो H2SO4 से अभिक्रिया करने के बाद ये कैल्शियम जो होता है Cl के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पर अगर इसको हम 2 ले लें तो 2 कैल्शियम हो जाएगा, ये SO4 के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट भी बना लेता है। तो ये देखिए CaCl2 बना लेगा, CaCl2 बना लेगा, प्लस ये Ca जो होता है यहाँ के SO4 के साथ लगकर ये CaSO4 बना लेगा। यहाँ पर 2 कैल्शियम है, ध्यान रखना, एक कैल्शियम यहाँ पर है, कैल्शियम यहाँ पर है। यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर H2 हो गया, और यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, दो क्लोरीन यहाँ पर बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, 2 दूना पूरा 4 क्लोरीन था जिसमें 2 यहाँ पर है, तो 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बना लेते हैं तीनों लोग HOCl। क्या बना लेते हैं? HOCl। यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। इसे हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। अब ये HOCl क्या करने वाला है? HOCl ही यहाँ पर मेन योगदान इसका होता है। HOCl बाद में ये अपघटित हो जाता है, और जैसे ही HOCl अपघटित होता है तो ये H और Cl मिलके HCl बना लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसकी क्रियाशीलता जनरल ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन अणु की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह नवजात ऑक्सीजन अगर कोई रंगीन पदार्थ है, कोई रंगीन पदार्थ है, और यह उससे नवजात ऑक्सीजन उसके साथ आ गया, उसके संपर्क में आ गया, तो तुरंत उस रंगीन पदार्थ को वह रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो ये होती है ब्लीचिंग पाउडर की विरंजक क्रिया होती है, जिसमें वह विरंजक नाम से क्रिया की विरंजक, जिसमें उसका रंग को उड़ा देता है, वही विरंजक होता है। तो इसके अंदर विरंजक गुण ऐसे पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, यूजेज क्या है इसका, हम इसका यूज कहाँ पर कहते हैं। तो यूजेज इसका क्या है? पहला यूज ये होता है, हमने बताया कि अक्सर ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं उस जगह पर छिड़काव किया जाता है ताकि वो नष्ट हो जाए। तो पहला होता है कीटनाशक के उपयोग में, कीटनाशक के रूप में जो हमारा उपयोग है वह कीटनाशक के रूप में होता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो हमारा इसका उपयोग होता है कि पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में अक्सर क्या होता है, पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पानी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ होता है, या पहले के समय में जब कुएं होते हैं तो कुएं के अंदर पानी होता था। अगर उस पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़े जर्म्स आ जाते थे तो उसको में क्या करते थे कि हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते थे। उस हल्के से ब्लीचिंग पाउडर के प्रभाव में, उस हल्के से ब्लीचिंग पाउडर के प्रभाव में उसके अंदर के सभी कीटनाशक जो जीवाणु होते थे, कीट होते थे, वो खत्म हो जाते थे, अर्थात कीटों को नाश कर देता था और पानी शुद्ध होता था। तो पानी के शुद्धिकरण में जो चौथा उपयोग होता है यहाँ पर वो होता है क्लोरोफार्म बनाने में। यह एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका विलायक के रूप में कई स्थानों पर प्रयोग किया जाता है।
क्लोरोफार्म होता है, इसका सूत्र होता है CHCl3 होता है। तो CHCl3 को भी हम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के माध्यम से अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से बना सकते हैं। एक जो कॉमन सबके अंदर का भौतिक गुण ये उपयोग पाया जाता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लगभग जितने भी रासायनिक यौगिक के आपके भौतिक गुण लिखने होते हैं सब में एक चीज़ कॉमन लिख देते हैं कि प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में। अब क्या होता है कि प्रयोगशाला में इतना चीज़ें बनाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं पर इसका प्रयोग हो ही जाएगा, तो अभिकर्मक के रूप में तो प्रयोग हो ही हो गया, तो इसका हम सब जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण के बारे में, उसको बनाते कैसे हैं, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग क्या होता है। आपको अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके डाउट हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, तो किसी पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या सीधे कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर दीजिए, हम आपके आंसर को देंगे ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए पूरे चैप्टर वाइज या पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें से आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। अगर आप किसी विशेष टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसको लाइक करिए ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो सके, हमें भी लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।